पीटीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, जिसका यूनिट 10 चल रहा है। 10th क्लास के साइंस का यूनिट 10 और उसका पार्ट 11 वीडियो ये। इससे पहले 10 वीडियो हो चुका है। इस क्लास का चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसका हम लोग आज क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 का क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 185 का, आप लिख सकते हैं पेज 185। इसका पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो आप आंसर बनाइए, तेजी में लिखिए आंसर फटाक से। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। आइए देखते हैं, फिगर देख लीजिए बच्चों। फिगर भी बना देंगे तो आप स्पष्ट हो जाएगा। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, पहले बताए हैं। ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण में आपतित होती है। परावर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है या काटती मालूम पड़ती है, उसे फोकस कहता है। तो बच्चों, ये आपका फोकस है। प्रकाश की किरण इधर से गई है और इधर से वापस निकल गई है। तो आप उसमें लिख भी सकते हैं कि फोकस को बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। तो बच्चों, फिर से आप एक बार मिला लीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन था। फिगर आपके सामने है, फिगर बाद में बनाएंगे, पहले आप आंसर को ले लीजिए। तो आप लिखे कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलकर दर्पण में आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद आप चित्र बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या होगी? तो बच्चों, हम लोग पढ़े थे, हम लोग थ्योरी में देखे थे कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो आप लिख लेंगे गिवन डेट दिया, न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, 1 नंबर आपको एग्जाम में दिला देगा। तो गिवन डेट वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करते हैं। बड़ी आर बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फोकस दूरी छोटी बराबर वाट दिया हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डेट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो r का मान हो गया 20 और बटे 2, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर। यही आपका फोकस दूरी निकला। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। आप याद रखेंगे कि वक्रता त्रिज्या दुगुनी होती है फोकस दूरी की। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, अर्थात फोकस
दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बच्चों चलते हैं पेज नंबर 185 का क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो हमें उस दर्पण को ढूंढना है, उस दर्पण का नाम बताना है जो वस्तु का बिंब, मतलब वस्तु होता है जो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाए। सीधा हो लेकिन बड़ा प्रतिबिंब हो। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब कि अवतल दर्पण होगा। आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, अवतल दर्पण। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अवतल दर्पण। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता हो। तो आपका बच्चों आंसर हो जाएगा, आंसर आप लिखिए, अवतल दर्पण बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बिंब का या वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब हम लोग चित्र में बनाकर आपको दिखा देते हैं कैसे और कब जो है अवतल दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब बड़ा होता है, बनाता है। ये अवतल दर्पण है, इसका ये क्या है, ये है आपका पोल, और ये पोल है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर F मान लिए, फोकस है, यहाँ पर फोकस है। अब वस्तु को हम यहां रख देते हैं, अगर P और F के बीच में रख देते हैं, P और F के बीच में अगर हम वस्तु को रख देते हैं, तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि अवतल दर्पण बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर है। तो आप केवल अवतल दर्पण वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है ऐसा लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगी। लेकिन हम आपको चित्र बना के समझा रहे हैं कि कब और कैसे किस कंडीशन में ऐसा होता है। वस्तु F और P के बीच में है, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच में, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच में है। एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर दर्पण में आपतित हुआ, परावर्तन के बाद ये कहां से लौटेगा, परावर्तन के बाद ये लौट जाएगा फोकस से, लौट जाएगा, ये लौट गया फोकस से, और यहां पर है वक्रता केंद्र। और दूसरा किरण कहां से आएगा बच्चों, तो दूसरा किरण आएगा वक्रता केंद्र से। दूसरा किरण कहां से आएगा, दूसरा किरण वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण दर्पण में आपतित होगा तो परावर्तन के बाद ये पुनः इसी में लौट जाएगा। इधर से गया और ये इधर से ही लौट आया। इधर देखेंगे तो आगे बढ़ते चल जाएगा, मिलने का जो स्थिति है कहीं पे कटेगा ही नहीं दोनों। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि पीछे की ओर हम लोग इसको काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं। अब ये देखिए, वो एक कोई वस्तु है, आई बी प्रतिबिंब है। तो अब आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में कब सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना। तो बच्चों जब P और F के बीच में वस्तु को रखे तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना, और दर्पण के पीछे बना और काल्पनिक बना। तो आप इसको याद रखेंगे, ये कंडीशन याद रखेंगे, ये कंडीशन पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 185 का क्वेश्चन नंबर 4। जो बच्चे अभी हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो का हम लोग जो है ये वीडियो का यानी इस चैप्टर का 11 वीडियो बना रहे हैं। 11 क्लास का 11वां क्लास जो है चल रही है, 11वां क्लास चल रही है, पार्ट 11 है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 10th से, और पेज नंबर 185 हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपोर्टेंट रहेगा उन सभी बच्चों के लिए जहां पे साइंस एग्जाम में पूछा है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे ग्रुप सी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, जहां भी साइंस से क्वेश्चन पूछता है आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। कक्षा 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 2000 अगले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके अगले बोर्ड एग्जाम से ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के तरफ से दिया गया है। एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए हमारे हर एक क्लास से क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव मिले चाहे सब्जेक्टिव मिले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो बच्चों पहले आप समझिए कि पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है। पश्च मतलब होता है पीछे, दृश्य मतलब होता है देखने के लिए दर्पण। तो पश्च आप देखेंगे ट्रक में या बस में ड्राइवर के बगल में एक दर्पण लगाता है जो कि वो पीछे देखते हैं। आप बाइक में भी देखेंगे जो 2 ऐसे करके दर्पण लगाता है, वो पीछे देखने के लिए लगाता है। तो जो पीछे देखने के लिए तो हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो साइड मिरर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ सवाल है क्यों उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है।
वाहनों में उत्तल दर्पण का ही यूज क्यों किया जाता है? आप लिखिए, आंसर लिखिए। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अब सवाल है कि क्यों क्या है? कोमा लिखिए, कोमा देके लिखिए। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र समान होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र समान होता है, जिससे वाहन के चालक को पीछे आ रही गाड़ी की दूरी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाती है। पूर्ण विराम। इसीलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। इसीलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। बच्चों, आपको इतना ही लिखना है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए इसका फिगर बना के दे रहे हैं। फिगर बनाना जरूरी नहीं, अगर आप बना देते तो बेहतरीन होता है। आइए फिगर बनाते हैं। बच्चों, ये है उत्तल दर्पण। अगर हम अंदर से क्ले कर देते हैं, अंदर से रंग देते हैं दर्पण को, तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। अब ये उत्तल दर्पण है, इसका ये पोल है, दैट मीन्स ध्रुव है। ये मुख्य अक्ष है और यहां पर इसका F है, फोकस, और यहां पर वक्रता केंद्र है। कहीं भी रख दीजिए, यहां पर रखते हैं। एक मैंने उत्तल दर्पण के सामने में कहीं भी रख दीजिए, आप उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखिए, फिगर वही बनेगा। एक ही स्थिति होती है इसमें। तो कहां पे रखे हम रखे हैं दर्पण के सामने में। तो दर्पण के सामने में कोई वस्तु है, एक प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर आया, तो मुख्य समांतर आया कहां से लौटेगा? ये लौटेगा फोकस से होके। लेकिन चूंकि अंदर तो कलई क्या होगा, अंदर जाएगा नहीं तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी परावर्तित हो जाती है इस ओर, लेकिन मिलता हुआ मालूम पड़ता है। दूसरा प्रकाश आएगा, दूसरा प्रकाश आप स्केल से बनाएंगे तो सीधी हो जाएगी। दूसरा प्रकाश आएगा आपका वक्रता केंद्र से होकर के। कहां कटा? यहां पे कटा। तो ओ ए कोई वस्तु है और आई भी कोई प्रतिबिंब है। ओ ए वस्तु, आई भी प्रतिबिंब। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल, तो आप देखेंगे वस्तु की ये जो दूरी होगी ना, ए से पी तक पी की दूरी उतनी होगी पी से बी की दूरी। ऐसा आपको एपी बराबर हो जाएगा पीबी, एपी बराबर हो जाएगा पीबी। ऐसा उत्तल